युवा न्याय संघर्ष समिति अंकिता के न्याय के लिए कल अंकिता की न्याय की जो बात चल रही है, जो जांच चल रही है, उसकी जो पी रेणुका देवी एसआईटी चीफ, जो यहाँ न्याय समिति की जो न्याय कमेटी की चीफ है, उनसे मिलने के लिए गई थी। आखिर उन्होंने क्या क्या कहा, हिमांशु रावत हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे, क्या कहा चीफ ने? सर, जो भी कहा बहुत निराशाजनक रहा। बहुत निराश हम लोग हैं जो न्याय की मांग कर रहे थे। हम लोगों को लगा कि हम इतने दिनों से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और हमें भरोसा था कि कहीं ना कहीं पुलिस शायद कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा है जो कि हमें न्याय दिला सकता है, जो अंकिता को न्याय दिला सकता है। तो उसी आस में हम कल शाम को वहाँ पहुँचे और जब हमने रेणुका जी से मुलाकात करी, उनसे समय मांगा और उनसे सीधा सवाल किया कि जो सबसे बड़ा आरोपी है, जिसकी वजह से ये पूरा हत्याकांड हुआ है, वो वीआईपी है, तो क्या आपकी जांच के दायरे में वीआईपी का नाम निकल के आया? तो उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं बता सकते। तो हमने उनसे पूछा कि हम ये नहीं पूछ रहे कि आप नाम बताइए, हम ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई नाम निकल के आए हैं। और उस सवाल को भी उन्होंने कहीं ना कहीं गुमराह करने का प्रयास किया। लेकिन हम लोगों ने सेम सवाल 3 से 4 बार जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता रही हूँ कि वीआईपी है ही नहीं। अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हमने करी है, उस इन्वेस्टिगेशन में कोई वीआईपी है ही नहीं। और वीआईपी जो है वो, उसका कोई नाम नहीं है, कोई पता नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। तो फिर हमने अंकिता का जो चैट है उसका रेफरेंस हमने दिया और उस रेफरेंस में हमने बताया कि मैम, इस चैट में साफ साफ लिखा है कि कोई वीआईपी है जो आ रहा है और उस वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव अंकिता के ऊपर बनाया जा रहा है। तो उसके ऊपर मैम का ये जवाब था, रेणुका जी का ये जवाब था कि कोई कुछ भी लिख देगा, हम उस पर यकीन नहीं कर सकते। हमने पुलकित आर्य से पूछा है, हमने बाकी 2 अभियुक्तों से पूछा है और उन्होंने साफ साफ मना किया है कि कोई वीआईपी नहीं है। तो इस आधार पर उन्होंने ये तय किया है कि कोई वीआईपी ही नहीं है। ये देखिए आप, हम जो शक कर रहे थे वो विश्वास में इसलिए बदल गया है कि जिस वीआईपी की वजह से ये सब कांड हुआ है, उसको एसआईटी चीफ ये कह रही हैं कि वो नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो उठ रहा था, जो शक था वो विश्वास में बदल गया है कि पुलिस अभी भी आरोपियों के सामने पूछकर, आरोपियों के तरफ से पूछकर जो है जांच कर रही है। उस पुष्प जो लड़का है जिसके पास ये चैट गई थी, जिसने खुलासा किया था, वो खुलासे पर एसआईटी कहीं जांच नहीं कर रही है। एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको लग रहा है कि जो पुष्प ने ये व्हाट्सएप दिया है, जो अंकिता का व्हाट्सएप था, वीआईपी की बात हो रही है, उस पर ना जांच करके सिर्फ जो है जांच आरोपियों के पक्ष में की जा रही है? अभी तक तो जो संकेत मिल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन से, हमें यही संकेत मिल रहे हैं। अगर हम 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि किसी ने अंकिता का मोबाइल लिया और उसमें पुष्प से चैट करी, तो हमारा ये सवाल है कि हमें फिर उस व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो व्यक्ति अंकिता बनकर पुष्प से चैट कर रहा था। मुझे लगता है ये बहुत बेतुका सा तर्क दिया गया है। दूसरा हमारा सवाल उनसे ये था कि जिस प्रकार से एक शक है, हमें डाउट है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो क्लियर गाइडलाइंस हैं उनका उल्लंघन हुआ है, तो हमें लगता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ भी कहीं ना कहीं छेड़खानी हुई है। तो क्या एसआईटी की जांच के दायरे में एम्स ऋषिकेश है? और उन्होंने इसके जवाब में कहा, नहीं, एम्स ऋषिकेश और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे दायरे में नहीं है। और जब हमने उनसे पूछा ऐसा क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप लोग ऋषिकेश से हैं, आप ऐसा करिए, आप एम्स के डायरेक्टर से पूछिए कि उनके पैनल में महिला डॉक्टर क्यों नहीं थी। तो ये जो वक्तव्य उनके द्वारा दिया गया, मुझे लगता है काफ़ी असंवेदनशील है। ना तो हमारे पास इन्वेस्टिगेटिव पावर्स हैं कि हम एम्स के डायरेक्टर से जाके पूछ सकें कि उनके पैनल में कोई महिला डॉक्टर क्यों नहीं थी। तो ये अपने आप में बहुत निराशाजनक एक वक्तव्य है और हमें कहीं ना कहीं ये इशारा मिल रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट किस ओर जा रही है और किसे बचाने का प्रयास कर रही है। ये देखिए आप, एम्स के में जो महिला डॉक्टर की पैनल नहीं थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का सीधे सीधे आदेश है कि कब इसी तरीके का जो हत्याकांड होते हैं, महिलाओं के साथ होते हैं, उसके लिए एक गायना होना जरूरी है, एक महिला डॉक्टर का होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने को तैयारी नहीं है जो जांच समिति की अध्यक्ष है, जिस पर विश्वास करते हुए हम ये तय कर रहे थे कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि आरोपी 8 से 10 महीने के अंदर अंदर छूट भी जाएंगे। ये सब इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो वीवीआईपी जो है वो भाजपा का से जुड़ा हुआ ना हो, कहीं बड़े केंद्रीय स्तर का नेता ना हो, कहीं राज्य स्तर में कोई बड़ा प्रभावशाली नेता ना हो। शायद इस वजह से पी रेणुका देवी भी जो है दबाव में आ गई और जांच का रुख ही बदल दिया है। अब जांच का रुख आरोपी तय कर रहे हैं कि अब जो हम बोलेंगे उस पर जांच की जाए। आप क्या मानते हैं इस पर?
इसमें एक और हमारा जो बड़ा सवाल था वो भी मैं सबके सामने लाना चाहूँगा। जब हमने उनसे पूछा कि जो एरिया है, जो क्राइम एरिया है, क्राइम सीन जो है, वहाँ पर अभी परसों आग लगी है, तो क्या एसआईटी उसके बारे में भी जांच करेगी? इस मामले में भी उन्होंने डिनाई कर दिया कि वो एसआईटी के जांच के दायरे में नहीं है, वो लोकल पुलिस के जांच के दायरे में है और लोकल पुलिस उसके ऊपर जांच करेगी। तो आप देखिए, ना तो एम्स की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी जांच एसआईटी के दायरे में है, न जो सबूतों के साथ छेड़खानी की गई है, उनको जलाया गया है, वो एसआईटी के जांच के दायरे में है। जो स्क्रीनशॉट चैट का, जो स्क्रीनशॉट अंकिता की चैट का जो स्क्रीनशॉट है, उसे एसआईटी मानने को तैयार नहीं है। पुलकित आर्य का जो बयान है उसको एसआईटी मानने को तैयार है। तो हम इस इन्वेस्टिगेशन पर कितना भरोसा कर सकते हैं, आप ये बताइए। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी एक ऐसी रिपोर्ट आने वाली है जिसमें ये कहा जाएगा कि अंकिता ने स्वयं आत्महत्या करी है। हिमांशु भाई, आपको लगता है जब ये वनंतरा तोड़ा गया था, जिस रात को इन्वेस्टिगेशन की टीम चल रही थी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई और पहले वनंतरा टूट गया था, तो इन्होंने इस चीज़ को भी जो है सिरे से नज़रअंदाज कर दिया होगा कि वनंतरा भी टूटा और साक्ष्यों को नष्ट करने की बात भी हुई है? इस बारे में भी हमने उनसे सवाल पूछे थे, तो बहुत छोटा सा उन्होंने जवाब दिया था कि हम जांच कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। उसमें उन्होंने क्लियरिटी नहीं दी थी क्या रेणु बिष्ट के ऊपर जांच हो रही है, नहीं हो रही है, किसने बुलडोज किया, क्या आरती गौड़ के ऊपर जांच हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि उनका नाम भी कहीं ना कहीं शामिल हुआ है इसमें कि उनके कहने पर हुआ है। उसके बाद कुछ लोगों ने आग लगाई, वो लोग कौन थे जिन्होंने आग लगाई? क्योंकि आप और हम जानते हैं जिन्होंने आग लगाई उनका संबंध किस दल से है, उन चेहरों को हम पहचानते हैं। लेकिन ये जानकारी क्यों नहीं निकल के सामने आ रही है कि सबूतों के साथ छेड़खानी कौन कर रहा है? क्या उन लोगों के बयान लिए गए जो पहले उस वनंतरा रिजॉर्ट में नौकरी करते थे, जिन्होंने नौकरी छोड़ी, और वो एक दो लोग नहीं थे, वो क्रम में महिलाएं थी जिन्होंने वहाँ पे नौकरी छोड़ी, क्या उनके वक्तव्य लिए गए? तो ये सारे सवाल हैं जो पब्लिक के मन में है, समझ में नहीं आ रहा कि एसआईटी के मन में क्यों नहीं है। हिमांशु भाई, एक और बात है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो लीक नहीं होती है, सार्वजनिक नहीं होती है, लेकिन वहीं डीएनए बिस्रा की रिपोर्ट लीक हो जाती है जिसमें कहा गया कि दुष्कर्म नहीं हुआ था। तो ये दो तरफा क्या कानून इनके बने हुए हैं कि एक तरफ तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सिर्फ परिवार देखेगा और वहीं डीएनए बिस्रा की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी, तो ये क्या है दो तरफ की बातें? जब हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करी कि उसे पब्लिक क्यों नहीं किया गया है, तो उनका जवाब जो था वो ये था कि हमने परिवार को बता दिया है, आप लोग कौन होते हैं ये पूछने वाले, हम समाज हैं। ये एक पारिवारिक मुद्दा नहीं है, एक सामाजिक मुद्दा है। दूसरा, अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक नहीं कर सकते पब्लिक के मांगने पर, तो आप डीएनए की रिपोर्ट को एक चैनल को, एक पर्टिकुलर चैनल को कैसे दे सकते हैं, और वो चैनल उसको प्रायोजित तरीके से कैसे दिखा सकता है? तो इसके पीछे तो साफ साफ षड्यंत्र दिखाई दे रहा है कि पब्लिक सेंटिमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए, ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके, एक रिपोर्ट जो है वो लीक कर दी गई और ये कहा गया कि अंकिता के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। ये जो जनता का आक्रोश है ये इसीलिए हो रहा है कि सरकार और उसकी जांच टीम जो है सब कुछ विरोधाभासी कर रही है। जो भी आरोपियों के पक्ष वाली बात है, जैसे डीएनए बिस्रा वाली बात थी, उसकी जांच तो सार्वजनिक हो जाती है, लेकिन पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट सामने लाई गई है, जो दिखाई गई है, जो विश्वस्त सूत्रों से हमें पता चला है कि उसे बहुत बेकदरी से मारा गया, उसको नदी में फेंकने से पहले बेकदरी से मारा गया, जगह जगह चोट के निशान है। इस तरीके की जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है विश्वस्त सूत्रों से हमें मिली है, लेकिन ऐसा नहीं बताया गया क्योंकि इससे आरोपियों के खिलाफ बात जाती, लेकिन सरकार और जांच टीम जो है आरोपियों के पक्ष में कैसे ये बात जाए ये सब करने को तैयार है। क्या कहते हैं हिमांशु भाई? अब हम न्याय की उम्मीद हमारी कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही है, क्योंकि जिस व्यवस्था पर हम भरोसा कर रहे हैं कि वो व्यवस्था न्याय दिलाएगी, वो व्यवस्था अपने आप में भ्रष्टाचारी व्यवस्था हो चुकी है। वो व्यवस्था किसी एक व्यक्ति को बचाने का प्रयास कर रही है, एक विचारधारा के संरक्षण में वो व्यवस्था काम कर रही है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि इस आंदोलन को पूरे उत्तराखंड में होना ज़रूरी है, इसके स्वरूप को उग्र होना ज़रूरी है। हमें बाकी ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, हमें न्यायपालिका तक जाना पड़ेगा और उग्र तरीके से जाना पड़ेगा, तब शायद हम ये कह सकते हैं कि न्याय हमें शायद मिल पाए, लेकिन उम्मीदें अभी धूमिल हैं। ये हिमांशु रावत जी थे, पेशे से शिक्षक भी हैं और काफ़ी संवेदनशील तरीके से, काफ़ी गंभीरता से इस मामले को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जांच रहे हैं, परख रहे हैं, और जब अंत में
इन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं इनकी तरह ये मामला पी रेणुका देवी भी देख रही होगी, क्योंकि वो भी एक महिला है, मातृशक्ति है, और जो जो घटना हुई है वो भी एक मातृशक्ति के साथ हुई थी, एक लड़की के साथ हुई थी, तो कम से कम उस भावना के साथ वो ईमानदारी से जांच कर रही होगी। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। जांच सिर्फ हो रही है, वो हो रही है आरोपियों को बचाने के लिए। ये अब स्पष्ट हो गया है, क्लियर हो चुका है, और अब आंदोलन उग्र होने की बात आ रही है। और इस उग्र आंदोलन के खिलाफ कितना कानून टूटेगा, कितना कानून बचेगा, इसकी आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो सरकार लेगी जो अंकिता के अन्याय के लिए जो है लड़ रही है? न्याय के लिए नहीं, अन्याय के लिए लड़ रही है और आरोपियों के साथ खड़ी हुई है। इसलिए भावनाएं, जन भावनाएं बहुत उग्र होती जा रही है, और इस उग्र भावनाओं को कैसे नियंत्रण में ये सरकार करेगी या ये केंद्र सरकार, ये न्यायालय करेगा, ये देखने वाली बात होगी। हम आपके स्थानीय चैनल है, इसलिए इन बातों को विस्तार से, गंभीरता से इसलिए रख रहे हैं कि आप समझ सको कि आप कैसी सरकार, कैसे कानून, कैसी जांच समिति के संरक्षण में अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, जहां सिर्फ बात आरोपियों को बचाने के लिए हो रही है। मैं अपने सहयोगी दीपक दिवाकर साथ योगेश, शामला डिजिटल मीडिया, तीर्थनगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड।